कैसे हैं आप सब? ऑनलाइन वालों को आवाज़ आ रही है? काइंडली कंफर्म कर दें। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। मैंने आपको एक हैंडआउट भी शेयर किया था, अपडेटेड था वो। उसमें मैंने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखे थे और आपसे कहा था कि आपने उसको रीड करना है। लेकिन हमारी जो क्लासेस की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा, एक तो लेट है कि वीक डेज में एक दिन, फिर इसके बाद वीकेंड्स में। तो मुझे नहीं अंदाज़ा कि आप लोगों ने उसको रिवाइज़ किया कि नहीं किया, क्योंकि हैंडआउट वन जो मैंने शेयर किया था उसके बाद माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस था, बच्चों ने पूछने की कोशिश की थी। लेकिन हैंडआउट टू के बाद मैंने ग्रुप पे कोई इस तरह की हलचल देखी नहीं, जो कि ठीक बात नहीं है। अब बताएं किस किस ने हैंडआउट नहीं पढ़ा ऑनेस्टली? जिसने नहीं पढ़ा वो हाथ खड़ा कर दे प्लीज़। अब रीज़न भी बता दें क्यों नहीं पढ़ा। क्या? कौन है ये? आपका वैलिड रीज़न ही अलग है। जिन जो पहले से ऐड थे उन्होंने क्यों नहीं पढ़ा? कोई ख़ास रीज़न है? ये एटीट्यूड नेक्स्ट टाइम प्लीज़ ना हो, बी केयरफुल। चीज़ें याद रखें, क्योंकि अगर चीज़ें भूलना शुरू कर दी फिर एक गम और आ जाएगा कि एक तो चीज़ समझ नहीं आ रही होगी आगे की और दूसरी चीज़ें पेंडिंग में चलेंगी। तो मेक श्योर कि ये गलती अब ना हो। अच्छा जी, बैक टू आवर क्लास। हमने जिन बच्चों ने हैंडआउट पढ़ लिया उसमें से किस किस बच्चों को कुछ मसला हुआ? हैंडआउट में था क्या, कोई बता सकता है? नई चीज़ों में क्या चीज़ थी? हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या डिस्कस किया था? सबसे पहले ज़बरदस्त हमने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ है। तो ऑर्गेनाइजेशन में हमने चार बातें पढ़ी। ऑर्गेनाइजेशन की चार बातें ज़रा कोई बता दे। पीछे की कुछ बच्चों की रो उठे और यहाँ आगे की लाइन फिल कर दे। सारे बच्चे पीछे से उठो और यहाँ आगे आके फिल करो। चलो आ जाओ आप भी। आ जाएं। तो हमने बात की कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में चार चीज़ें हैं। एक है सोशल अरेंजमेंट, एक है सेपरेट बाउंड्रीज, एक है कंट्रोल परफॉर्मेंस और एक है कलेक्टिव गोल्स का अचीव करना। फिर हमने बात की कि ऑर्गेनाइजेशन का टूल इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो हमने देखा कि भाई पहली चीज़ ये कि एक ह्यूमन लिमिटेशन है कि एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता। उसके बाद हमने देखा कि हमें काम करने के लिए ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हमें उस काम को परफॉर्म करने के लिए कोई स्पेशलाइज्ड बंदा चाहिए जो उस काम को बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सके। कुछ बच्चों ने सवाल पूछा तो उसमें एक सवाल था सिनर्जी का। सिनर्जी क्या होती है? अब लेट सपोज ये पीआरसी का जो पेपर है आप अकेले पढ़ते तो आपकी स्पीड क्या होती, आपकी परफॉर्मेंस क्या होती, आपको कितना समझ आता। लेकिन जब मैं और आप कंबाइन हुए, सिनर्जी इम्पैक्ट आया, चीज़ें फास्टली समझ आना शुरू हुई। कोई कॉन्सेप्ट में मसला होता, इमीडिएट सोल्यूशन अवेलेबल होता है। यानी कि इस सब्जेक्ट को अब पढ़ने की जो हमारी कैपेसिटी है वो बढ़ गई। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जब हम नई नई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें अपनी कॉस्ट का भी ख्याल रखना है कि यार इतनी कॉस्ट बढ़ ना जाए। अगर मैंने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रख लिए तो मैं ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को रखने के लिए अगर चाहता भी हूँ तो मैं किसको देखूंगा कि यार मेरा बिजनेस तो एटलीस्ट इतना ग्रो करे कि मैं एक काम के चार लोग रख सकूं। अब मैं एक काम का चार लोग तो रख लिए लेकिन काम ही ऐसा है कि वो एक बंदे से भी आधे दिन के अंदर हो जाता है। तो बाकी जो तीन बंदों की कॉस्ट है वो तो बिला वजह मैं पे कर रहा हूँ।
और उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट भी कम आएगा। तो ये टूल हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें ये बात का अंदाज़ा है क्या ह्यूमन लिमिटेशन है, इस बात का भी अंदाज़ा है कि हमें स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए, और इस बात को भी पता है कि जब एक काम को 2 लोग परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है, हमारा काम अच्छा होने लगता है, हमारा काम जल्दी होने लगता है, और जो रिज़ल्ट हमने सोच के काम स्टार्ट किया है वो रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है। ये बात हमने पढ़ी। फिर हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन में पर्पस क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, यानी ये टूल इस्तेमाल करने वाला इंसान का पर्पस क्या है, क्या उसका पर्पस प्रॉफिट कमाना है, कि उसका पर्पस लोगों की वेलफेयर करना है। फिर इसमें हमने देखा पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर हमने कहा वो इदारे, वो ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट ओन करे और चलाए, और उनका हमेशा से पर्पस क्या होता है, नॉन प्रॉफिट, लोगों की फलाह के लिए काम करना, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना। ठीक है जी। फिर हमने कहा प्राइवेट सेक्टर कौन से इदारे होते हैं जिसको मैं और आप जैसे लोग ओन भी करते हैं और चलाते भी हैं, जिसमें से ARTT इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। अब हमारे पास चॉइस है कि हम प्रॉफिट ओरिएंटेड बने या फिर नॉन प्रॉफिट बने। अगर प्रॉफिट ओरिएंटेड बनेंगे तो हमें हुकूमत को क्या देना पड़ेगा, टैक्स, और अगर हम नॉन प्रॉफिट बनते हैं तो हमारे पास ये एग्जेम्पशन है। लेकिन यहाँ पर एक बात क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट हमसे कहती है ना तुम मुझसे कोई फंड मांगोगे, ना तुम मुझे किसी काम में मेरी मदद मांगोगे। तो इस तरह के इदारों को हमने नाम दिया NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। बात क्लियर हो गई। फिर हमने क्या बात पढ़ी, हमने पढ़ा कि भाई ओनरशिप कितने तरह की होती है। एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर कोई बंदा प्रॉफिट कमाना चाहता है तो बिजनेस करेगा। बिजनेस को करने के तरीकेकार ओनरशिप के अंदर 3 हैं, या तो वो अकेला बिजनेस स्टार्ट करे, या पार्टनर बना ले, या कंपनी बना ले। वेल एंड गुड। हमने सोल प्रोप्राइटर से रिलेट क्लास नंबर 1 में पढ़ा था, जिसमें हमने कहा एक बंदा सारा डिसीजन लेता है, सारे प्रॉफिट का हक होता है। लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट से रिलेट थोड़ी सी डिटेल पढ़ी थी, जिसमें हमने बात की थी टैक्स की, कि हमने कहा था कि अगर एक ओनर एक बिजनेस चला रहा है और उसका वो बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है तो उस बिजनेस से जो भी कुछ कमाएगा वो उस इंसान की पर्सनल इनकम में काउंट होगा, और उस पर लगने वाला टैक्स भी पर्सनल के अकॉर्डिंग होगा, ना कि बिजनेस के। बात समझ आ गई। लेकिन जब हमने कहा कि हमारा बिजनेस रजिस्टर हो जाएगा तो बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी बन जाएगा और मैं एक अलग एंटिटी हूं। बिजनेस की एक अलग आइडेंटिटी है, हमारी एक अलग आइडेंटिटी है। तो जो बिजनेस कमाएगा वो फिर हमारी पर्सनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, वो बिजनेस इनकम का पार्ट बनेगा। और हुकूमत क्या करेगी, उस बिजनेस इनकम पे लगने वाला जो टैक्स रेट है वो अप्लाई करेगी। जितनी ज्यादा इनकम उस तरह का टैक्स। और फिर हमने कहा कि जब टैक्स हम डिडक्ट कर लेंगे तो हमारे पास कुछ लेफ्ट ओवर प्रॉफिट बच जाएगा। वो लेफ्ट ओवर प्रॉफिट सोल ट्रेडर में किसका होगा, मेरा होगा। तो फिर गवर्नमेंट फिर आएगी कि आप भी तो टैक्स दें। फिर हमारे उस प्रॉफिट पे जो लगने वाला टैक्स होगा वो पर्सनल होगा। यहाँ तक भी क्लियर है मेरे बच्चे। फिर हमने अपनी लास्ट क्लास में थोड़ी बहस करना शुरू करी थी, लायबिलिटी कौन सी, लिमिटेड और अनलिमिटेड। लिमिटेड लायबिलिटी हमने क्या पढ़ी थी मेरे बच्चों, कि अगर मैंने किसी से उधार किसी पर्पस के लिए लिया है और ड्यू टू सम रीजन मैं उसको पे नहीं कर पाता तो उसका इफेक्ट मेरे पर्सनल एसेट्स पे नहीं जाएगा। लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी की जहां बात आ जाती है वहां पर जो मुझे उधार दे रहा है अगर मैं उसको टाइम पे ना कर सकूं तो उसके पास ये परमिशन है कि वो क्या कर सकते हैं, मेरे पर्सनल एसेट्स को सेल आउट करके अपनी अमाउंट को रिकवर कर लेगा। ये चीज हमने क्यों पढ़ी थी, क्योंकि हमने पार्टनरशिप को समझना था। पार्टनरशिप को क्यों समझना था कि हमने पार्टनरशिप के अंदर 2 तरह की चीजें पढ़ी थी, एक जनरल पार्टनर है और एक लिमिटेड पार्टनर है। जब हमने जनरल पार्टनर की बात की तो हमने कहा एक ऐसा पार्टनर जो ऐसे 2 लोग जो हमारे बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 4 केसेस पढ़े थे। पहला केस क्या था मेरे बच्चों, कि मैं पहले से बिजनेस करता हुआ आ रहा हूं, और मेरे ख्याल से लास्ट एग्जाम्पल पे ये अरीबा को लिया था ना, हाँ जो भी है, अरीशा को लिया था हमने। तो ये अरीशा पार्टनर बनी, तो अब अगर ये कहेगी कि मैं तमाम बिजनेस के डिसीजंस का पार्ट बनूंगी
तो अब ये भी कौन सी पार्टनर बन गई है, जनरल पार्टनर बन गई है। यानी अगर बिजनेस को लॉस होता है तो इसे भी बेयर करना पड़ेगा, अपने पर्सनल एसेट्स को सेल करके बिजनेस के जो लॉसेस है उसको क्या करना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये कहती है कि नहीं सर मैं सिर्फ लिमिटेड डोमेन के अंदर डिसीजन लूंगी, लिमिटेड डोमेन के अंदर अपनी परफॉर्मेंस दूंगी, तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पार्टनर तो बनी है लेकिन ओवरऑल बिजनेस की नहीं बल्कि एक रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन की। तो जब लॉस होगा तो रिस्ट्रिक्टेड लॉस होगा क्योंकि रिवॉर्ड भी रिस्ट्रिक्टेड आ रहा है। फिर हमने बात करना शुरू की थी कि भाई पार्टनरशिप के अंदर, अच्छा यहाँ पर एक बच्चे का मेरे पास सवाल आया था, अच्छा ऑनलाइन वाले सब साथ हैं, किसी का कोई मसला तो नहीं है, जरा जल्दी से कंफर्म कर दें भाई। अच्छा जी, बच्चों ने पूछा एडवांटेजेस पढ़ते हुए सीक्रेसी के बारे में। सोल ट्रेडर के अंदर सीक्रेसी लिखी है सर, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर सीक्रेसी नहीं लिखी। तो क्या पार्टनरशिप में सीक्रेसी नहीं रहती? दोनों में डिस्ट्रीब्यूट, सीक्रेट तो हर जगह रहेगा, लेकिन सोल ट्रेडर में सीक्रेट को इसलिए हाईलाइट ज्यादा किया क्योंकि वो अपने बिजनेस के कोर एरियाज को किसी को शेयर नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं और ये पार्टनर हैं और ये लिमिटेड पार्टनर के डोमेन में आती है, अब सीक्रेट में रखूंगा क्योंकि मैं हर चीज इसको नहीं बताऊंगा, क्योंकि बिजनेस के बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां पर इसकी अप्रोच इसने खुद क्या की है, रिस्ट्रिक्टेड रख दी है। जब ये रिस्ट्रिक्टेड होगी तो जाहिर सी बात है मैं हर इंफॉर्मेशन तो इससे शेयर नहीं करूंगा क्योंकि ये ओवरऑल बिजनेस की तो पार्टनर है नहीं। हाँ, अगर ये ओवरऑल बिजनेस की पार्टनर होती तो अब मैं क्या करता, इससे शेयर करता और अब इस सीक्रेट को हम दोनों रखते, यही बात है। अच्छा, फिर एक बच्चे ने बोला कि सर, फिजा नाम की लड़की थी, अभी इसका मैसेज आया कि सर पार्टनरशिप के अंदर डिसीजन मेकिंग फ्लेक्सिबल होती है। एडवांटेजेस में लिखा था कि पार्टनरशिप के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, डिसीजन मेकिंग फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन उसी के साथ डिसएडवांटेज में लिखा था डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ये बात तो फैक्ट है। फ्लेक्सिबिलिटी एडवांटेज में कैसे आ रही है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डिसएडवांटेजेस में कैसे आ रहे हैं, इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। मेरे बच्चों, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यह है कि बाज दफा सोल ट्रेडर में देखा जाए तो जो भी फैसले लेना है वो मैंने ही लेने, जो अच्छा होगा उसका फायदा, जो बुरा होगा उसका नुकसान। लेकिन यहां मेरे पास भी लचक है क्योंकि हर फैसले में मैं अकेला नहीं हूं, ये भी साथ में पार्टनर है, ये भी साथ में पार्टनर है। तो जब मेरे साथ लोग होंगे तो पूरा मलबा मेरे पे नहीं गिरेगा। मैं फ्लेक्सिबल हूं कि यार देखो, मेरी तरफ से ये मशवरा नहीं था, आप दोनों ने फोर्स किया और मेजॉरिटी ऑलवेज विन, तो हमने बात मान ली। तो एक आपके पास क्या आ जाता है, एक ग्रे एरिया आ जाता है चीजों से बचने का। इसी चीज को डिसएडवांटेजेस में भी शोकेस किया कि मैं एक बात बोल रहा हूं, आप एक बात बोल रहे हैं और आप एक बात बोल रहे हैं। अब हमारा यहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इस चीज को ये शो करता है कि देखें, देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब यह है कि आप भी किसी हद तक किसी चीज को सोच रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिविटी है। लेकिन इसको बिजनेस के अंदर नेगेटिविटी क्यों कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई एक ऐसा पार्टनर है जिसका बिजनेस में इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। अब यहां बच्चे का सवाल आ सकता है कि सर एक पार्टनर का, पार्टनर तो तीनों है, तो किसी एक पार्टनर का इन्फ्लुएंस बाकी दो पार्टनर पे कैसे बन सकता है? इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो सकती है और एक्सपीरियंस ज्यादा हो सकता है, और हो सकता है वो जनरल पार्टनर और हम दोनों लिमिटेड हो। तो देर आर मल्टीपल रीजन जिसकी वजह से उस शख्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। बिजनेस स्टार्ट करने वाला वही है, हमें तो डोमेन नॉलेज नहीं है, हमें जितनी थी हमने दे दी। तो देर आर रीजन जिसकी वजह से ये हो रहा होता है। तो हमारे पास डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन इसको नेगेटिविटी में नहीं लेते। बस इसलिए हमने यहाँ हाईलाइट किया कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से सम टाइम गुड डिसीजंस भी हो जाते हैं और बैड डिसीजंस भी हो जाते हैं। यहां तक क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? अच्छा जी, फिर किसी बच्चे ने यहां पर बात कही कि सर, बच्चे हैं सर, हमने बुक पढ़ना शुरू की। हालांकि मैंने आपको लिखा था एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में कि बुक के अंदर कौन से पेज को पढ़ना है।
मैंने ज्यादा पेजेस आपको खुद नहीं बताए थे, आई गेस 23वां बताया था, 22वां बताया था और 24वां 25वां बताया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर गलत हो तो मुझे सही कर दीजिएगा। 24 और ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अब बच्चे ने कहा कि सर मैंने क्या किया, मैं पेज के इस चैप्टर के आखिरी पेज पे चले गया और मैंने वहां पढ़े लॉ ऑफ गवर्निंग द बिजनेस। उसमें पार्टनरशिप के बारे में भी लिखा था और कंपनी के बारे में भी लिखा था। तो ऐसा बच्चा अगर कोई है, जैसे यहाँ ऑनलाइन में भी है या जो रिकॉर्डेड देख रहा होगा, वो जाहिर सी बात है आप लोगों की तरफ से सवाल आया है, तो उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा होल्ड ऑन कर लें, क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कंपनी। तो अभी जितनी बातें मेरे बच्चों की हमने 10-15 मिनट के अंदर हमने पूरी प्रीवियस क्लास को रिवाइज किया और हम अब अपने आज के ऑब्जेक्टिव पे आ रहे हैं। आज का ऑब्जेक्टिव हमारा यह है मेरे बच्चों कि क्लास से जब बाहर निकलेंगे तो जितनी बातें हमें पता थी, भूल रहे थे, एक तो वो रिकॉल हो गया, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कंपनी क्या चीज है, कंपनी फॉर्म कैसे होगी, कंपनी के अंदर हम किस तरह से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज लेंगे। फिर हमारे पास यहां पर एक कॉन्सेप्ट है लिमिटेड लायबिलिटी का। लिमिटेड लायबिलिटी वो भी किसकी, पार्टनरशिप की। अब मैं आपको जरा यहां बताता हूं कि देखें हमारे पास पाकिस्तान के अंदर लिमिटेड पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहां पाकिस्तान में दुनिया भर में जो भी पार्टनरशिप्स होती हैं उसमें आपके पास ऑप्शन होते हैं कि जर्नल में जाना है कि लिमिटेड में जाना है, लेकिन यहां ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। यहां सिर्फ क्या है, जर्नल में जाया जाएगा। अब मुझे अगर लिमिटेड पार्टनरशिप के डोमेन में आना है, मुझे अपनी लायबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि जर्नल देखो पार्टनरशिप के अंदर सबसे बड़ा नुकसान क्या है लायबिलिटी का, कोई एक बंदा भी अनलिमिटेड में आ जाएगा। सारे बंदे तो लिमिटेड में नहीं आ सकते, कोई एक बेचारा फंस जाएगा जो कि अनलिमिटेड में आएगा। अब वो यहाँ ये कह रहे हैं कि यार मेरा क्या कसूर है यार, सारे लिमिटेड कैसे हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कि सारे सुकून में मैं बेचैन हूं, उसका क्या हाल है। सारे बेसुकून है तो मुझे तो कोई मसला ही नहीं है। सारे सुकून में मुझे मस्ती कहां सूझेगी जब सारे सुकून में हो, मैं बेसुकून हूं। तो अब वो उस बेसुकून इंसान के लिए हमारे पास एक हल आता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का। क्या कहा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज उस एक इंसान के लिए सुकून है जो चाहता है कि मेरी भी लायबिलिटी क्या हो जाए, लिमिटेड हो जाए। तो हम यहां पर ये कॉन्सेप्ट भी आज की क्लास में देख रहे हो। ठीक है जी, यहां तक किसी का कोई अगर सवाल है तो मेरे बच्चों अभी कर लो 5-7 मिनट के अंदर, वरना क्लास के एंड में सवाल कर लीजिएगा। हमारी क्लास के 3 पोर्शन हैं। पहले के 15 मिनट हमारे होते हैं जिसमें हम क्लास को रिवाइज करते हैं, फिर हम अपने पूरे आर्ट्स को अपने आज के ऑब्जेक्टिव पे लगाते हैं, और एंड के 5 से 10 मिनट आप लोगों की जो क्यूरीज है वो हम केटर कर रहे होंगे। तो अपनी क्लास के इस पैटर्न को जहन में रखना, और अगर क्लास के दौरान कोई सवाल लेक्चर के दौरान आता है उसे अपने पास नोट डाउन करके एंड में जरूर पूछ लेना। लेकिन कोई भी बच्चा, मैं इस बात को अश्योर कर रहा हूं, कोई भी बच्चा अगर जहन में सवाल है और उसे लगता है यार ये तो बहुत ही बेतुका सवाल मैं पूछूंगा, तो पूछ लो। मैं जज करने नहीं बैठा किसी को, और आप यहां सीखने आए हो। देखो मुझ में, आप में और एक जाहिल में फर्क क्या है, क्या फर्क है, एक जाहिल में और आप में क्या फर्क है। ठीक है, और स्टेपिंग टूवर्ड्स, वो क्या है। देखो जब आप छोटे बच्चे थे, स्कूल का यूनिफॉर्म पहना है, आपने दुनिया को यह बताया कि देखो मैं एक चीज में अनपढ़ हूं, मुझे नहीं आती, लेकिन इस बात पे मैं जिंदगी गुजार नहीं सकता। मैंने इसका यूनिफॉर्म पहन लिया, इसका मतलब मैं हूं तो जाहिल, लेकिन ये जहालत को मैं कंटिन्यू नहीं रखना चाहता, मैं कुछ सीखने जा रहा हूं। तो आप जो यहाँ इतने बैग उठा के आ रहे हो, तैयार होके आते हो, घर से तो पर्पस पता है ना कि क्यों आ रहे हो, डेट पे तो नहीं जा रहे, पढ़ने आ रहे हो। हाँ यहां लग गई तो अलग बात है, लेकिन आप सब आ रहे हो एक पर्पस है। अब वो पर्पस ही अचीव ना हो इस डर से कि मैंने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया कि बाकी लोग हंसेंगे, तो उनका मुंह तोड़ने के लिए मैं हूं। कोई हंस के दिखाए किसी के सवाल पे,
और अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं पूछूंगा तो मुझे डांट पड़ेगी, तो बेटा ये सोच निकाल दो। और कोई इस वजह से सवाल नहीं पूछता कि यार मेरा सवाल, मुझे कंफ्यूजन है कि मैं पूछूं क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं है, तो मैं घर जाके पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, फिर इसके बाद सवाल आया। तो कहीं भी आपको ऐसा लगे कि यार मुझे प्रोसेस समझने में मसला हो रहा है, मुझे कोई फौरन से पूछ के उसका हल निकाल के आपको दे दिया जाएगा। ऐसा उसको देखो, मसलों को पाइलअप मत करो, आया रिजॉल्व करो, मूव ऑन। ठीक है भाई, ये माइंडसेट के साथ होगा मेरे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं हम। आज मैं थोड़ा सा बुक से ही पढ़ा दूंगा और यहां से भी दिखा दूंगा आपको। अच्छा जी, अब ऐसा है कि देखो मुझे एक बात बताओ। अच्छा, एक सवाल पूछता था, मुझे कौन जवाब देगा? फंडिंग, फंडिंग पढ़ी थी लास्ट क्लास में, क्या थी फंडिंग? पब्लिक सेक्टर की फंडिंग कौन बच्चा बताएगा मेरा? पब्लिक सेक्टर के अंदर मुझे पैसों की जरूरत हो तो क्या करते हैं? हाँ बच्चा बता। जबरदस्त। और बताओ। डोनेशन हुकूमत को कौन सी देगा बेटा? टैक्स होगा, या फिर हम क्रेडिट लेंगे IMF। प्राइवेट सेक्टर पे आ जाओ। प्राइवेट सेक्टर पे हमने पढ़ा था पैसे कहां से आ सकते हैं? लोन, शेयर्स और डाउट फंड, क्राउड फंडिंग। अच्छा अच्छा, और वेरी गुड, और ओनर्स। अब इसको सिंपल कर लेते हैं। हमारे पास दो सेक्टर हैं, दो सेक्टर के अंदर फंडिंग अलग तरह से होती है। पब्लिक सेक्टर की फंडिंग क्या होती है कि हुकूमत मेरे और आप जैसे लोगों पे टैक्स इनकॉर्पोरेट करती है, वहां से पैसा आता है और खा के डकार मार के सो जाती है, हम पे तो कभी खर्च किया नहीं। ठीक है ना? इसी तरीके से प्राइवेट वालों को अगर फंड चाहिए तो प्राइवेट वाले फंड कैसे रेस करेंगे? या तो वो अपनी जेब से पैसा लगाएंगे, या तो किसी से उधार मांगेंगे, या अपनी कंपनी के शेयर्स सेल आउट करेंगे। ये मैं बात कर रहा हूं उन बिजनेसेस की जो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, लेकिन हमारे पास कुछ नॉन प्रॉफिट। वो कैसे करेंगे? डोनेशन की बेसिस पे। क्या हम सब एक पेज पे हैं? ठीक है। एक चीज मैं यहां बताना चाहूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहूंगा कि ये जिम्मेदारी आप सब अपने आप पे ले लें। पहली बात, आपकी क्लास में कोई नया बच्चा इनरोल होता है, आपने खुद से, ये तो मैं अभी बता रहा हूं, रिकॉर्डिंग पे भी आ रहा है, लेकिन ये अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपने उस बच्चे को ये बोलना है कि आप ये मत सोच के आना कि मेरी 1 से 2 क्लासेस मिस हो गई हैं, तो पहले मैं रिकॉर्डिंग देख लेता हूं फिर मैं यहां आता हूं। ऐसा सोचने की कतई जरूरत नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग के 15 मिनट रखे ही क्यों हैं? एटलीस्ट इतना तो बच्चे को आज की क्लास में अगर कोई आया है तो इतना तो पता चल जाएगा ना यार कुछ कुछ बातें हुई हैं। हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे क्योंकि अभी देखो फ्लो आना बाकी है ना। बहुत से बच्चे आप देख रहे होंगे ग्रुप पे ऐड हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो वंस जब हमारा पूरा टैंक भर जाएगा तो उसके बाद हम इसी चैप्टर को एक दफा रिवाइज भी करेंगे। तो कोई भी बच्चा ये ना करे कि मैं लेट आया हूं तो पहले रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेता हूं, या इवन ऐसा बच्चा जो किसी इशू की वजह से क्लासेस ही ना ले पा रहा हो कि सर मैं पहली क्लास में आया, अब मैं क्लासेस ही नहीं ले पा रहा XYZ रीजन की वजह से, तो अब आपकी क्लास में मैं आ रहा हूं तो मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने एक काम ये करा, मैंने कहा पहले रिकॉर्डिंग देख लेता हूं और फिर मैं, तो वो बच्चा ये होशियारी मारने से पहले मुझसे पूछ ले कि करना क्या है, क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं देखी जाएगी। रिकॉर्डिंग नहीं देखी जाती, मुझे अंदाजा इस बात का। तो आप मुझसे पूछ लेना कि क्या है, क्योंकि देखो हर चैप्टर आइसोलेट तो है लेकिन लिंक भी है। तो मैं आपको जो अभी पढ़ा रहा हूँ वो आइसोलेट करके पढ़ाऊंगा कि कोई बच्चा ये ना समझे कि मेरा चैप्टर 2 रह गया तो मेरा चैप्टर नंबर 3 के साथ कोई कनेक्शन होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबको आइसोलेट करके पढ़ा रहा हूं। वंस पूरा कोर्स पढ़ लिया जाएगा फिर मैं कनेक्ट करूंगा डॉट्स। यहां तक बात क्लियर है हमारे बच्चों की? अच्छा जी। अच्छा, हमने यह बात की कि भाई एक तरीकेकार है फंड को रेज करने का, वो क्या है?
एक हमारे पास मेरे बच्चों है पर्सनल सेविंग्स का, ऐसा है ना, पर्सनल सेविंग्स। अच्छा बेटा, पर्सनल सेविंग्स कौन सी सेविंग होगी? जो मैंने अपनी जिंदगी में जो जमा पूंजी इख्तियार की हुई है, बनाई हुई है। एक मेरे बच्चों होती है बिजनेस की सेविंग्स। बिल्कुल सही कहा बेटा, जिसने प्रॉफिट का नाम लिया बहुत अच्छा नाम लिया, वेरी गुड बेटा। बिजनेस अपने कौन सी चीज को सेव करेगा? जो प्रॉफिट बच गया उसमें से सेव करेगा। जैसे हम भी सेव क्या करते हैं, जितना खर्चा हो गया, जितने पैसे बच गए वो सेव कर लिए। तो बिजनेस की सेविंग को या बिजनेस के बचे हुए प्रॉफिट को हम यहां नाम देते हैं मेरे बच्चों रिटेन्ड अर्निंग का। किसका नाम देते हैं? रिटेन्ड अर्निंग का। ये बात में तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो मुझे अगर बिजनेस को ग्रो करना है तो सबसे पहले एज अ ओनर मेरी क्या ख्वाहिश होगी? उधार मांगना, इस पैसों को यूज करना ना। इसको तो यूज कर लिया होगा डे वन पे, इसको तो जब बिजनेस को डे वन पे स्टार्ट किया होगा तो पर्सनल सेविंग से किया होगा ना। अब अपनी पर्सनल सेविंग को क्यों छेड़ूंगा मैं? अब तो मेरी कोशिश होगी कि बिजनेस को जितना भी ग्रो कराऊं वो इसी पैसों की सेविंग में से कराऊं, अपने बचे हुए प्रॉफिट से कराऊं। तो मेरे पास अगर ईयर वन में लेट सपोज 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, ईयर टू में भी 1 लाख का हुआ, ईयर थ्री में भी 1 लाख का हुआ, और मुझे पैसों की जरूरत है 8 लाख, पैसों की जरूरत है 8 लाख। अब मेरे पास जमा पूंजी कितनी है मेरे पास? मतलब जब भी मैं का वर्ड यूज करूंगा तो बिजनेस समझना, ये पर्सनल नहीं समझ। 3 लाख रुपए मेरे पास पड़े हुए। यार ये तो बड़ा मसला हो गया, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का सफर कितना बाकी है अब भी। जबरदस्त यार, चीते हो सारे। अब ये 5 लाख का सफर कैसे पूरा होगा? ऑप्शंस, जबरदस्त। किसने कहा? ये बच्चे ने। लोन, जबरदस्त। इसे हम क्या कहते हैं बेटे पता है? लोन को यहां कहते हैं डेट। इसको बहुत से बच्चे डेप्ट भी कहते हैं, भी निकालते थे। तो ये है डेट, डेट फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का मतलब होता है रेजिंग फंड, अरेंजिंग मनी। फाइनेंसिंग का मतलब होता है किसी को पैसे अरेंज करके देना या किसी के लिए पैसे अरेंज करवाना। तो हम बिजनेस के लिए पैसे अरेंज कर रहे हैं, किस तरह से? उधार मांग के। अब एक जहन में बात आती है बच्चों के, उधार मांगा है तो उधार देने वाला क्या फी सबिलिल्लाह दुआएं दो के देगा? जबरदस्त, इंटरेस्ट लेगा वो। तो इसका मतलब यह है कि जब भी हम उधार लेंगे तो हमारे पास कुछ जिम्मेदारियां आ जाएंगी। सबसे पहली जिम्मेदारी कि मैं पैसे कब लौटाऊंगा, इसकी डेट देनी पड़ेगी। जैसे मिसाल के तौर पे आपसे कोई बच्चा कॉपी लेके जाता है तो आप बोलते हो यार देगा कब? उसके रिटर्न डेट पे आप बात करते हो, क्योंकि आप क्या कर रहे होते हो, आप उससे क्यों रिटर्न डेट क्यों पूछी जाती है बताओ? पहली बात। और नहीं, और नहीं, मैं रिटर्न डेट पूछता क्यों बताओ? नहीं नहीं, ये हाँ, ये तो बता दिया ना इसने। नहीं, मैं रिटर्न डेट, अगर मैं आपको 10,000 का लोन दे रहा हूं, मैं रिटर्न डेट पूछूंगा। पहली चीज इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए तो है ही। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं कितने दिन तक अपना रिस्क बर्दाश्त कर सकता हूं, क्योंकि मैं तब तक तो अपने इस 10,000 रुपए के बगैर रह रहा हूंगा ना। अब वो 2 दिन के लिए रह रहा हूं, 3 दिन के लिए रह रहा हूं, 1 दिन के लिए रह रहा हूं, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, मैं तब तक भी तो अपना रिस्क बढ़ाऊंगा ना। मेरा रिस्क कैसे बढ़ रहा है? पहला तरीका कि हो सकता है पैसे ही ना आए, जिस टाइम पे वादा किया पैसे ही नहीं आए। दूसरा तरीका, मेरे पास भी तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आ सकती है कि जहां से मैं कमा सकता हूं, उसके लिए पैसे कहां से लाऊंगा? तो वो रिस्क भी मैं क्या कर रहा हूं, वो रिस्क भी मैं क्या कर रहा हूं, कवर कर रहा हूं। तो जब भी लोन मांगा जाता है
तो जो बंदा लोन दे रहा है उसके जहन में सबसे पहला रिस्क क्या होगा कि कितने टाइम में पैसे मिल जाएं, ये जिम्मेदारी भी मेरे पे आएगी। अपॉर्चुनिटी, उसकी भी जिम्मेदारी मेरी आएगी। तीसरी चीज, इंटरेस्ट के साथ साथ मुझे कोलैटरल भी देना पड़ेगा। कोलैटरल किसे कहते हैं? गिरवी रखवाना, जिसे हम कहते हैं मॉर्टगेज। मैंने एक घर, एक गाड़ी खरीदने के लिए मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया, तो मुझे अब ऐसी चीज गिरवी रखवानी है जिसकी वैल्यू 1.25 लाख रुपए हो, 1.5 लाख रुपए हो, 1 लाख रुपए नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? किसने का वैल्यू कम? बेहतरीन। जो चीज दी है, महंगाई बढ़ने की वजह से उस चीज की जरूरी थोड़ी वैल्यू बढ़ जाए, उसकी भी तो कम होगी। तो अगर मैं 1 लाख रुपए की उधार के लिए 1 लाख रुपए का मॉर्टगेज करवाता हूं, तो उससे क्या नुकसान होगा? वो गरीब तो फंस जाएगा, कल को उसकी वैल्यू 90,000 हो गई और आप भी पैसे देने के लिए पॉसिबल नहीं रहे, गया वो। लेकिन अगर 1.25 लाख रुपए की या 1.5 लाख रुपए का उसने मॉर्टगेज रखवाया है, तो कम भी होंगे तो 50,000 से तो बहुत रेयर चांसेस है ना, कम भी होंगे तो 15,000 से हो जाएंगे, 20,000, लेकिन 50,000 से कम होना वंस इन अ ब्लू मून वाला। दूसरी चीज, मैं जो मॉर्टगेज पे दे रहा हूं कोई ऐसी चीज नहीं दे दूं मुझे पता है आने वाले 15 दिन में खराब ही हो जानी है। ऐसी चीज थमा दो कि आने वाले टाइम में ये इसका काम खराब हो जाएगा। जी बच्चे? जी बेटा। इतनी कम होगी, इतनी कम होगी कि वो लोन ली हुई अमाउंट से भी कम हो जाए, तो ऐसे तो मॉर्गेज ही नहीं लगवा सकते। बढ़ने का टेंशन नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ 10 मिनट का एक वक्फा लूंगा, तब तक आपने जो करना है कर लो, नमाज वगैरह पढ़नी है पढ़ लो। 10 मिनट का यहाँ मैं ब्रेक लूंगा और 10 मिनट के बाद मैं आता हूँ। ठीक है, 3:30 तक क्लास है ना हमारी? 3 तक मुंह तोड़ दूंगा मैं। तो हम यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं 2:50 पे, नहीं 55 पे। ठीक है जी, 10 मिनट।
मैंने उस पैसे को क्या कर लिया, सेव कर लिया, ताकि मैं आने वाली अपॉर्चुनिटीज में क्या कर सकूं, इन्वेस्ट कर सकूं। तो उस सूरत में मैं आपको यहां पर सेटिस्फाई करूंगा कि हाँ यार देखो ये रीजन था, ये सारा चक्कर है। तीसरा, जब कोई कंपनी मुझे एक्वायर कर ले तो मैं अपने आप को या अपनी कंपनी को बेचने से पहले अपने शेयर होल्डर से पूछूंगा। क्यों? क्योंकि अब तो वो ओनर नहीं रहे, अब तो उनके बिजनेस को किसी और ने ओन कर लिया है। तो भाई कोई भी ओनर होगा वो इस बात पे परेशान तो होगा ना। तो ये बेसिकली 5 है, लेकिन 3 इतने क्रूशल है कि यहां शेयर होल्डर कोई कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज पे आ ही नहीं सकता। कुछ पूछना था चंदा? यहां तक सब सेट है हम, कोई मसला तो नहीं है हमें? अच्छा, एक और चीज, हमने अभी प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ा, क्या था कि शेयर होल्डिंग क्या होती है फैमिली फ्रेंड्स वगैरह में। यहां पर जो बंदा ओनर है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। अब बाज दफा पार्टनरशिप बिजनेस होता है, लेकिन क्योंकि उसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो लोग क्या करते हैं, प्राइवेट कंपनी में खुद को कन्वर्ट कर देते हैं, स्विच कर लेते हैं। अब उन पे वो सारी रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होना शुरू हो जाती हैं जो पहले नहीं थी। जैसे कि टैक्स अब बिजनेस देगा, पहले कौन देता था, पर्सनल इनकम समझ के आता था। लेकिन अब जब बिजनेस की टैक्स की बारी आएगी, सुनना बड़ा क्रूशल पॉइंट है ये, जब बिजनेस टैक्स देगा तो बिजनेस किस पे टैक्स दे रहा होगा बच्चों? प्रॉफिट पे। जबरदस्त, कॉन्फिडेंट रहो ना बेटा, गलत बताओगे ना कोई बात नहीं, सही करेंगे, लेकिन बताओ प्रॉफिट पे। अब एक बात बताना, प्रॉफिट जो मैं शो कर रहा हूं उस पे किस बात की श्योरिटी है कि ये वही प्रॉफिट है जो हुआ है? मैं अपने इस अंदाज को चेंज करता हूं। टैक्स वाले आएंगे और कहेंगे हाँ भाई प्रॉफिट किधर है, बोले ये लो यार, ये 1 लाख रुपए का प्रॉफिट, लगाओ टैक्स। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो बेटा, मेरा एक एक स्टेप मैं बहुत स्लो इसलिए चल रहा हूं कि कॉन्सेप्ट सारे वंस हम अगर फाउंडेशन हमारी बन गई ना फिर हम भागेंगे। प्रॉफिट है 1 लाख का, टैक्स वाले पूछ रहे हैं कि भाई मैं कैसे मान लूं कि ये वाकई 1 लाख का है? ऑडिट होना जरूरी है। श्योरिटी देगा ना कि भाई वाकई मैं जो प्रॉफिट शो करवा रहा हूं टैक्स के लिए वो कौन सा प्रॉफिट है, ऑडिटेड प्रॉफिट है। अब ऑडिट मस्जिदों में तो होता नहीं है कि कारी साहब मगरिब की नमाज के बाद करवा देना एक ऑडिट, ठीक है ना, ऐसा तो होता नहीं है, ऑडिटर बुलाने पड़ते हैं। दुआओं से तो उनके काम चलता नहीं है, वो मांगते पैसे। अब एक पहले एक्सपेंस हमारे पास नहीं था ऑडिट कराने का, आ गया। तो हम जब बात करते हैं रेगुलेशंस की तो कुछ रेगुलेशंस हमें बेनिफिट देती हैं, कुछ हमारे लिए डिसएडवांटेज साबित होती हैं। जिसमें एक ये, पहले तो ऑडिटेड नहीं मांगते थे, तो पहले तो भाई तेरी पर्सनल इनकम थी ना, उसका भी ऑडिट होता होगा, लेकिन तरीकेकार अलग था, वो पर्सनल के डोमेन में चले जाएगा। बिजनेस के लिए बात कर रहे हैं तो यहां पर जो प्रॉफिट सबमिट कराएंगे वो ऑडिटेड होना। अब टैक्स जमा करवा दिया, बड़ा क्रूशल पॉइंट है, बड़ा ही क्रूशल पॉइंट है। एक पब्लिक कंपनी का प्रॉफिट हुआ, जो बताएगा डेयरी मिल्क खिलाऊंगा, ठीक है, 10 रुपए वाला। एक पब्लिक कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तो उस प्रॉफिट पे शेयर होल्डर को क्या देगी? क्या देगी बेटा? डिविडेंड देगी। जबरदस्त।
जिसने बता दिया 10 वाला डेयरी मिल्क, बस आगे नहीं भाई, आगे नहीं। 100 है, कौन था ये 100 वाला? 10 वाला नहीं मिलता, फिर आप खिला देना मुझे 20 वाला, ठीक है। तो भाई ऐसा है कि डिविडेंड किसको दिया जाएगा? शेयर होल्डर को। टैक्स, टैक्स गवर्नमेंट लेगी, अप्लाई भी गवर्नमेंट करेगी। किस पे करेगी? मैंने ग्रॉस प्रॉफिट तो बोला ही नहीं है। सवाल सुनो, डेयरी मिल्क के चक्कर में तुम लोग पागल हो गए हो, वैशी कौम हो सालो, वैशी। 10 रुपए के डेयरी मिल्क ने तुम्हें पागल कर दिया है, सोच, दिमाग पे ताले पड़ गए। अबे सुन लो, सवाल सुन लो मेरा। मैं कह रहा हूं टैक्स वाले टैक्स लगाने आ गए, वो किस पे टैक्स लगाएंगे? प्रॉफिट बोलना मुंह से, अभी बात करते हुए आए कि टैक्स किस पे लगता है? प्रॉफिट पे। लेकिन डेयरी मिल्क का सुन के बोल रहे हैं सेल्स पे लगा दो। क्या हो गया भाई? तो प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा, ये बात तो पता है आपको। अच्छा जी, अब मैं क्या करूंगा? क्या जो प्रॉफिट मैं कमा रहा हूं, मैं क्या इसे डिविडेंड माइनस करके टैक्स वालों को बोलूं कि आप टैक्स चार्ज करो? सुनो फिर जवाब देना। चलो 2 खिलाऊंगा डेयरी मिल्क। अबे रुक जा भाई, रुक जा, खिला दूंगा डेयरी मिल्क, 2 मिनट रुक जा। देखो सुनो, यहां पर बात सुनना। 2 लाख रुपए का हुआ प्रॉफिट, ठीक है। इस पे मैंने 20,000 रुपए दिया होगा इंटरेस्ट, लोन जिनसे लिया उनको इंटरेस्ट देना पड़ा। कितना हो गया मेरे बच्चों? अब पहले मैं क्या करूं? टैक्स लगाऊं? सुन लो, सुन लो, पहले मैं टैक्स लगाऊं या पहले मैं इसमें से डिविडेंड दूं? आप लोगों को नहीं खाना डेयरी मिल्क? किस पे टैक्स कौन कह रहा है कि पहले टैक्स लगेगा? हाथ खड़ा करें। बहुत से ऐसे होते हैं वो दोनों में हाथ खड़े कर रहे होते हैं भाई, तो जरा मैं जरा उठ के देखूं। हाँ सही खड़े रखो, ये क्या है? हाथ सही खड़ा रहो, पता चले। 1 2, मतलब मेजॉरिटी कह रहे हैं कि पहले क्या होगा? टैक्स लगेगा। और कितने वो महापुरुष हैं जो कह रहे हैं कि सर पहले डिविडेंड देंगे बाद में टैक्स लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और तूने ऐसे कर लिया, तू किसी शादी में आया है? तू नाना का पार्टी कर है? अच्छा जी, तो ये 7 लोगों ने कहा कि पहले क्या देंगे? इनसे डेयरी मिल्क के पैसे लो, सबके लिए लाएंगे, ठीक है जी। देखो बेटा, डिविडेंड माइनस नहीं होगा, पहले पहले हमेशा टैक्स होगा। अब ऐसे थोड़ी डेयरी मिल्क दे दूंगा, क्यों? वेरी गुड, करीब करीब हो, वेरी गुड, बहुत अच्छे हो। बहुत वैलिड, करीब, बहुत नियर, 90% तक सही जवाब है। और देखो, अगर मैंने इसमें से पहले डिविडेंड निकाल लिया, लेट सपोज मैं कहा 80,000 रुपए का डिविडेंड दे देते हैं, तो गवर्नमेंट वाले बोलेंगे ये क्या? 1 लाख पे टैक्स क्यों लूं मैं, जबकि बिजनेस ने कमाया कितना है? तो मुझे पहले इस पे टैक्स दे, 1,80,000 रुपए पे,
ठीक है, तेरी डेयरी मिल्क पक्की है। वैसे सबको मैं खिला दूंगा अगली क्लास में, ठीक है, वादा। तो डेयरी मिल्क का था वो मैं खिला दूंगा, देखते हैं, खिलाऊंगा मैं, अल्लाह का वादा खिलाऊंगा मैं, ठीक है। काउंट करके मुझे बता देना, अपन वो एक्सपायर होने वाला डब्बा ले आएंगे जो 1-2 दिन में एक्सपायर हो रहा है, वो खा के खत्म करेंगे। हाँ, वो होगी डेयरी मिल्क, वो टर्किश आती है ना डेयरी मिल्क, टर्किश डेयरी मिल्क, वो होगी, ईरानी डेयरी मिल्क, हाँ वही। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं इस पे। इंशाल्लाह सबको अगली क्लास में डेयरी मिल्क सबको मिलेगी ओरिजिनल, ठीक है। फीस में पैसे बढ़ा दिए जाएंगे आपकी। अब ऐसा मैंने, अच्छा मुझे एक बात बताओ, टैक्स लग गया 1,80,000 पे, लेट सपोज टैक्स लगा 10%, 10% टैक्स लग गया मेरे बच्चों। 1,80,000 पे 10%, 18,000 हो गया। अब कितना बचा? 162। जबरदस्त मेरे बच्चों। अब मैंने कहा यार इसमें से क्या दे देता हूं, डिविडेंड दे रहा हूं मैं। मैंने कहा यार एक काम करो, 62,000 बांट दो गरीबों में, डिविडेंड दे दो उनको, भूखे नंगों को खिला दो कुछ। तो हमने कहा कि भाई ये 62,000 बांट दिए, अब ये कौन सा प्रॉफिट है? मैं इतना मारूंगा ना, फिर मारूंगा मैं। किसने कहा रिटेन अर्निंग? तेरे को 2 डेयरी मिल्क मिलेंगे। रिटेन अर्निंग ये वो प्रॉफिट है जो बच गया है, तो इसका स्पेसिफिक नाम होगा, ठीक है। देखो एक डेयरी मिल्क कल दूंगा आने वाली क्लास में, एक कैफ में जाके दूंगा, ठीक है। मेरे प्यारे बेटे, ये जो हमने इंटरेस्ट माइनस किया ना बेटा, इसको देखो, अभी आप चीजें इंशाल्लाह सीखोगे ना काशिफ भाई से, तो काशिफ भाई नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना सिखाएंगे। तो काशिफ भाई इंशाल्लाह ये भी बताएंगे जब कंपनीज पढ़ाएंगे या आइडिया देंगे, तो बेसिकली ये जो प्रॉफिट होता है ये कहलाता है पीबीआईटी। पीबीआईटी मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी ये प्रॉफिट में से ना अभी तक इंटरेस्ट माइनस हुआ है ना टैक्स। जी बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं भाई। तो पीबीआईटी एक बहुत वास्ट टर्म है जो हर दफा यूज होती है। तो सबसे पहले तो मैंने इंटरेस्ट निकाला। सवाल 3 डेयरी मिल्क के लिए, या अल्लाह मेरी इनकम बढ़ा दे। 3 डेयरी मिल्क का सवाल है कि यहां पे टैक्स वालों ने जैसे डिविडेंड पे ऑब्जेक्शन उठाया था, इंटरेस्ट वालों पे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? सवाल दोबारा पूछ रहे। 3 डेयरी मिल्क सुन के तुम्हारे सारे मसाने बंद हो गए, दिमाग सुन हो गया। बैंक तो उससे क्या होगा? टैक्स वालों ने, बैंक पुप्पी के लड़के उनके क्यों दे रहे हैं, बैंक उनको क्यों? नहीं ना मेरा बेटा, हम तो यहाँ इंटरेस्ट लायबिलिटी तो सुन लो। प्रॉफिट जब आया तो हमने 1,80,000 पे टैक्स दिया, तो टैक्स वालों ने बोला कोई बात नहीं बेटा। 2 लाख पे क्यों नहीं चीखा? 2 लाख पे बोलता भाई 2 लाख पे दो, 1,80,000 पे क्यों दे रहे हो? ये 20,000 माइनस किए तो चीखा क्यों नहीं? लो अबे नहीं भाई, तेरे को डेयरी मिल्क ही नहीं दिखाऊंगा मैं, तेरे से छुपा के सबको डेयरी मिल्क दूंगा। हाँ भाई और बताओ। ये 3 डेयरी मिल्क सुन के पागल हो गई है, इसमें कुछ भी जवाब दे के मैं हासिल करूंगी। मैं बताऊंगी घर वालों को, मोहल्ले वालों को कि मैं 3 डेयरी मिल्क लेके आ गई, अम्मी बांट देगी, ठीक है, और फिर उनको बोलेगी मुझे दे दो। अब ऐसा है, देखो बेटा,
जब भी कभी हम किसी से उधार लेते हैं ना, तो उधार देने वाला हमेशा रिस्क की क्राइटेरिया में फॉल करता है। तो गवर्नमेंट हमेशा उन लोगों को प्रोटेक्ट करेगी जो रिस्क पे होंगे। तो गवर्नमेंट कहेगी कि देखो ये जो प्रॉफिट कमाया है इसमें सबसे पहला हक उनका है जिनसे आपने उधार लिया था। आप सबसे पहले उनसे उनको इंटरेस्ट देके क्या करो, उनके रिस्क को, क्योंकि लायबिलिटी ली हुई है, क्योंकि जो उधार आपको दे रहा होता है वो सबसे ज्यादा रिस्क पे होता है। तो इसलिए आपको यहां पर ताकीद कही गई कि टैक्स लगेगा आफ्टर डिडक्टिंग द इंटरेस्ट अमाउंट। लेकिन डिविडेंड वालों से ऐसी क्यों खुन्नस है? क्योंकि वो ओनर हैं और ओनर को सैक्रिफाइंग पोजीशन पे रहना पड़ता है। सही है बात? अब यहां एक और ट्विस्ट, लेकिन यहां डेयरी मिल्क नहीं बढ़ रही है भाई। ट्विस्ट क्या है? किटकैट। कौन है भाई? ये कौन है? तू? ये ब्लू ब्लू कुर्ता तू है? किटकैट मैंने नहीं देखी कैसी होती है, गरीब आदमी हूं मैं। डेयरी मिल्क देखी है दुकानों पे ऐसे झांक के, ली कभी नहीं मैंने, आप लोगों ने लूंगा। अच्छा जी, सवाल ये है मेरे बच्चों कि ये डिविडेंड किसको मिल रहा है? जबरदस्त। अब ये जो शेयर होल्डर को डिविडेंड मिल रहा है, टैक्स वाला बंदा मेरे पास पहले आया था, वो खड़ा हुआ था, देख रहा है, हाँ इंटरेस्ट माइनस कर दिया, 1,80,000 हो गया, और जैसे ही मैंने 1,80,000 कैलकुलेट किया, ये आ गया भाई मेरा हिस्सा। डिविडेंड की बारी आने तक उसूलन क्या करना चाहिए? इसे यहां से चले जाना चाहिए ना, ये नहीं जा रहा, ये खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ है और ये वेट कर रहा है डिविडेंड कब मिले। डिविडेंड मिल गया शेयर होल्डर को और ये अब भी खड़ा हुआ है, ये जा नहीं रहा। क्या वजह? वाह यार, जबरदस्त। हाँ, अब मुझे खिलाओ डेयरी मिल्क। ऐसा तो एक काम करो ना, वो क्या करते हैं, तुझे ट्रीट देनी थी, मैंने ट्रीट देनी थी, तो कोई भी ट्रीट नहीं देगा एक दूसरे को। तो मैंने पढ़ाया तभी बता रहे हो जवाब, लेकिन इंशाल्लाह सबको डेयरी मिल्क मिल जाएगी इसी जिंदगी में, और हम सैटरडे की क्लास में इंशाल्लाह खाएंगे, ठीक है? अब ऐसा है, बिल्कुल सही बात बोली, बहुत जबरदस्त बात बोली, लेकिन यहां लॉजिकल समझना जरूरी है। यहां पे शेयर होल्डर से टैक्स मांगा गया, तो शेयर होल्डर ने बोला किस बात का टैक्स? हाँ भाई, तो बोला तूने कमाया नहीं है? बोला हाँ कमाया है। बोला टैक्स दे। अब यहां पर कह रहा है कि यार मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं तो इतना कमाया नहीं कि मैं टैक्स के स्लैब में आ सकूं। टैक्स का क्राइटेरिया होगा ना, इतनी इनकम होगी तो टैक्स लगेगा, मेरी तो इनकम ही नहीं है, मुझ पर क्या टैक्स ले रहा है तू? अब हो सकता है झूठ बोल रहा हो, धोखा दे दे। तुम लोग ऐसी क्या बातें कर रहे हो पीछे जो हमें नहीं पता चल रही? कि क्या लगा रखा है तुमने? ARTT है बेटा, ये सारे बाहर काम करके आया करो, यानी क्लास है पाक साफ। अब ऐसा है कि डिविडेंड जो है, गवर्नमेंट हमें ये कहती है, हमें कंपनी ये सिखाती है, और हमें टैक्स वाले भी कहते हैं, देखो भाई आपने जब भी कभी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दोगे, किसी को 1,000 दे रहे हो, किसी को 5,000 दे रहे हो, किसी को 10,000 दे रहे हो, उनको जितनी उनकी जो टोटल इनकम बनेगी डिविडेंड की फॉर्म में, उसमें से पहले टैक्स डिडक्ट करना है, फिर इसके बाद क्या करना है? डिविडेंड देना है। अब कंपनी बोलेगी यार ये भी ठेका मैंने लिया हुआ है, शेयर होल्डर जाने शेयर होल्डर का काम। तो भाई बोला ठेका तो आपने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि हमें शेयर होल्डर पे यकीन नहीं है, तो चोरी भी कर सकता है, तो धोखा भी दे सकता है। तो आपकी जिम्मेदारी है, जब आप साल के एंड में हमसे मुलाकात होगी, एक तो आप बिजनेस पे जो प्रॉफिट कमाए उस पर भी टैक्स दोगे, और आपने जो डिविडेंड देते वक्त शेयर होल्डर के बिहाफ पे जो टैक्स डिडक्ट किया है वो भी हमें दोगे। यानी 2 लिफाफे बनेंगे, एक लिफाफा होगा बिजनेस के प्रॉफिट पे दिए जाने वाला,
और एक होगा जो शेयर होल्डर के बिहाफ पे मैंने टैक्स डिडक्ट किया है। ये बात क्यों बताई सर? क्योंकि आज मैं जो नोट्स दूंगा उसमें डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनीज में एक वर्ड है डबल टैक्सेशन का, उसमें ये बात आपको तंग करेगी, इसलिए हमने पहले बात समझ ली। क्या कोई मसला, कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो मेरे बच्चों को? ओके जी बेटा। मिसाल के तौर पे मैं एम्प्लॉय हूं एक ऑर्गेनाइजेशन का, मेरी एक एक्स सैलरी है। अब इनकम टैक्स वाले क्या बोलेंगे कि भाई आपने जो सैलरी कमाई उस पर आप टैक्स दे दो। अब ये मेरे लिए हसल है ना, मेरा देने का दिल भी नहीं करेगा। मैं तो बोलूंगा मेरे पास पैसे ही नहीं बचे, खत्म हो गए, रोना धोना शुरू कर दिया। तो अब यहां पर जिस कंपनी का एम्प्लॉय है उसको कह दिया कि उसको इतनी पैसे देना जिसमें से पहले हमारा हक निकाल लेना, ताकि अगर ये कल को पसड़ भी जाता है तो हमें परवाह नहीं है। क्यों नहीं है? हमें तो मिल गया ना अपना पैसा। तो बेसिकली अपने आप को सिक्योर करने के लिए ये तरीकेकार अपनाएं। तो आओ जरा रिवाइज करते हैं। जी मेरा बेटा, जबरदस्त सवाल है। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में यह फर्क है कि पब्लिक कंपनी अपनी शेयर होल्डिंग जनरल पब्लिक को दे सकती है। कहां पे? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, कि जो आना चाहे मेरी कंपनी की ओनरशिप खरीदना चाहे वो आ जाए। लेकिन प्राइवेट कंपनी वालों के पास, ठीक है बेटा, और कोई सवाल किसी का? जी बेटा। नहीं डिडक्ट होगा, वो ऑलरेडी डिडक्टेड होके आ चुका है। और हम कंपनी काटेगी ना। जैसे 1000 रुपए डिविडेंड देना था, मैंने आपको 900 रुपए डिविडेंड दिया, 100 रुपए इसमें टैक्स डिडक्ट कर लिया। देखो बेटा, अभी पहले हमने कहा ना ऑडिट होगा, सही है। और जी बेटा, जबरदस्त सवाल बेटा। देखो, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यह है कि कल को अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो आपके पर्सनल एसेट्स, घर में जो एसेट्स पड़े उनको बेच के पैसे रिकवर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि आपकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। लेकिन अगर ये अनलिमिटेड आ गए तो आपके पर्सनल एसेट्स भी अब सिक्योर नहीं रहे। देखो, अनलिमिटेड का टाइम पीरियड से कोई खासा लिंक नहीं होता। वो करंट लायबिलिटी है और नॉन करंट लायबिलिटी है। आप अभी समझ रहे हो लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी। हमारी करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी के लिए हम समझते हैं कि एक उधार जो साल के अंदर अंदर मेरा खत्म हो जाएगा और एक उधार जो 1 साल के बाद भी चलेगा। ये तो डिफरेंट स्टोरी है मेरे बच्चे। हम पढ़ रहे हैं कि अगर मैं पे नहीं कर सका तो क्या मेरे पर्सनल एसेट सिक्योर हैं कि नहीं हैं? तो लिमिटेड, नहीं है तो अनलिमिटेड। ये है यार, डिपेंडिंग ऑन योर विजन एंड मिशन। देखो, पब्लिक के एडवांटेज ये है कि आप पे ज्यादा ट्रस्ट आएगा। कैसे भाई? सिंपल सी बात है ना यार। एक कंपनी, खैर ये थोड़ा सा टॉपिक डिले हो जाएगा, टाइम ऑफ हो चुका है। अगली क्लास में मैं इससे ही स्टार्ट करूंगा। नाम क्या है बच्चे तेरा? जवाद। मैं हिंट दे देता हूं कि एक शेयर होल्डर जब किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है तो क्या माइंडसेट होता है। तो पहले वो माइंडसेट समझेंगे, फिर इसके बाद आपका जवाब दूंगा तो आप समझ जाओगे। तो अगली क्लास में तुमने यहाँ आगे बैठना है और क्लास स्टार्ट होते के साथ तुमने मुझसे ये पूछना, ठीक है भाई? और कटोगे सारे?
लॉस पे क्या टैक्स होगा जाने मन? बेटा लॉस हुआ है तो बांटेगा क्या? लॉस वाली कंपनी डिविडेंड कैसे देगी?